नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया, जो समय समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला न्यायाधीशों से सहयोग मिलेगा। चीन के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए भारतीय सेना को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी है। ये अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन में 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आदेश सुनाया, जिसे न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया था। इसमें भारत संघ को न्यायालय के आदेशानुसार 5.5 मीटर की बजाय 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति की मांग की गई थी। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार व सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया और रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एचपीसी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश भी दिया। केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 900 किलोमीटर की लंबी इस परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर से जाने वाली सीमा सड़कों के लिए ये फीडर सड़कें हैं। केंद्र सरकार परियोजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक करना चाहती है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में व्यापक सड़कें महत्वपूर्ण हैं, खासकर सीमा पर चीनी निर्माण के मद्देनजर। पीठ ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर के निलंबन से जुड़े आदेश पर रोक से इनकार किया। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई करते हुए जुलाई में 1 साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने से अब विधायक मौजूदा सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने विधानसभा सचिव को मामले पर नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई करते हुए जुलाई में 1 साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया था। स्पीकर के निलंबन के फैसले के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनके निलंबन की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने दलील दी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसे देखते हुए विधायकों के निलंबन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार 22 से 28 दिसंबर के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला रही है। निलंबित बीजेपी विधायकों ने निलंबन संबंधी विधानसभा के प्रस्ताव को 22 जुलाई को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। राज्य सरकार का आरोप है कि 5 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ 12 विधायकों ने कथित रूप से व्यवहार किया, जिसके बाद उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव सदन की ओर से पारित किया गया था। निलंबित विधायकों में गिरीश महाजन, संजय कुटे, अतुल भातखलकर, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, राम सतपुते, पराग अलवानी, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, हरीश पिंपले, योगेश सागर और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों पर लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि ये एक तरफा कार्रवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को 2011 के दौरान आयोजित सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में एकत्रित जनगणना के आंकड़ों को साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए उन सीट पर जनरल कैटेगरी में चुनाव कराने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना डेटा की मांग की थी। ओबीसी पर केंद्र से 2011 जनगणना के आंकड़े मांगने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने कहा है कि ये डेटा अनुपयोगी है और गलतियों से भरा है, तो राज्य सरकार की इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए केंद्र का जातिगत जनगणना डाटा सरकार को देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार का सेंसस का आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का डाटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद कहा कि 2011 में जमा किया गया पिछड़ेपन का आंकड़ा इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, क्योंकि आंकड़ों में त्रुटियां हैं। इस याचिका के जवाब में केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संचालन संबंधी कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि एक गंभीर खतरा है कि जनगणना के आंकड़ों की बुनियादी अखंडता से समझौता किया जा सकता है और मौलिक जनसंख्या गणना स्वयं विकृत हो सकती है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि एससी और एसटी पर जनगणना के आंकड़ों के संग्रह के लिए जनादेश के विपरीत ओबीसी, बीसीसी की जनगणना के आंकड़े प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत के लिए ऐसा कोई संवैधानिक आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया गया 2011 जनगणना का आंकड़ा राज्य सरकार को दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डाटा में नहीं दिया जाने के फैसले का इस मामले पर सीधा असर पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 2011 के आंकड़े दिए जाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार से कहा था कि केंद्र के इस डाटा के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए उन सभी पर जनरल कैटेगरी में चुनाव होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ये आरक्षण बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दे दिया गया था। कोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामले यदि किसी हाई कोर्ट में हो तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस मामले पर 17 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के स्थायी समाधान के लिए जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कोर्ट को बताया गया था कि कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि आज की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले से इसमें सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण का मामला, इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों पर 17 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूध और डेयरी को फिर से 24 घंटे शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा बिजली की जरूरतों को देखते हुए 6 थर्मल पावर प्लांट जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। अस्पतालों के निर्माण की इजाजत दी गई है। बाकी निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। इंडस्ट्री दिन में 8 घंटे चलेगी और हफ्ते में 5 दिन ही काम करेंगी। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण और अन्य उद्योग बंद होने की वजह से मजदूरों को जीवन यापन के लिए धन मुहैया कराने के मामले पर बुधवार को हलफनामा दाखिल किया गया है। साथ ही राजस्थान ने भी अलवर और भरतपुर में निर्माण और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामगारों को 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहला मजदूर, दूसरा सेमी स्किल्ड और तीसरा स्किल्ड। इन तीनों को 250 से 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को उनके आधार कार्ड के आधार पर 1000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से दिए हैं। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र से जुड़े 25 अलग अलग तरह के मजदूरों को ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। फ्लाईओवर जैसी चीजों का निर्माण बंद होने से इलाके में और गाड़ियां होंगी। हालांकि CGI ने ये भी कहा कि आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 40 उड़न दस्तों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे पास समाधान खोजने के लिए नीरी विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक समिति है जो इस विषय पर चर्चा कर रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदूषण के दीर्घकालिक कदमों के लिए विशेषज्ञों और आम जनता के सुझाव लेने का निर्देश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने की इजाजत दे दी है। शर्त यह है कि कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधनों में उल्लेखित शर्तों का पालन होना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा था कि उसे भी इस दौड़ की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन हो रहा है। मामला अभी संवैधानिक बेंच के पास है, जो इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस सिटी रविकुमार की पीठ महाराष्ट्र की विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2018 में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित कर रोक आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड बनाम A नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आदेश पारित किया, जिसमें जलीकट्टू जैसे पारंपरिक पशु खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्हें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध करार दिया गया था। पीठ ने कहा कि नागराज फैसले के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों ने जलीकट्टू और भैंसों की दौड़ के आयोजन की अनुमति देने के लिए PCA अधिनियम में संशोधन पारित किया।
हालांकि उन संशोधनों की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की गई, लेकिन 2 जजों की बेंच ने उनके खिलाफ कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। 2 जजों की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखने के बाद मामलों को संविधान पीठ को भेज दिया। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, एक देश एक दौड़, हमें एक रूपता की जरूरत है और एक नियम होना चाहिए। अगर अन्य राज्यों में दौड़ चल रही है तो महाराष्ट्र द्वारा इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधन मामले के लंबित रहने के दौरान काम करना जारी रखेंगे। इस तथ्य को देखते हुए पिछली पीठ ने इसी तरह से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों द्वारा पारित संशोधनों के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया था। पीठ ने कहा है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संशोधित प्रावधान की वैधता और महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसके तहत बनाए गए नियम रिट याचिका की लंबित रहने के दौरान काम करेंगे, क्योंकि पूरे मामले को संविधान पीठ को भेजा गया है, जिसमें ये प्रश्न भी शामिल किया गया है, क्या तमिलनाडु राज्य के समान संशोधित अधिनियम इस अदालत के 2 निर्णयों में बताए गए दोष को दूर करते हैं। इस घोषणा का प्रभाव ये है कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान महाराष्ट्र के संशोधनों को अनुमति दे दी है, जो बैलगाड़ी दौड़ को संचालित करने की अनुमति देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से नियुक्त आयोग पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर के नेतृत्व में नियुक्त आयोग का गठन किया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उस याचिका पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि लोकुर समिति जांच पर आगे कार्रवाई नहीं करेगी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका दिया है। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए पेगासस मामले में की जा रही जांच पर रोक लगाई है। ये न्यायिक जांच पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के नेतृत्व में की जा रही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये जांच आयोग गठित किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर आयोग के काम को रोकने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग द्वारा कार्यवाही करने पर नाखुशी व्यक्त की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि वे पश्चिम बंगाल आयोग की कार्यवाही को चुनौती दे रहे हैं। सीजेआई रमन्ना ने तब पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उनके द्वारा दिए गए मौखिक वचन का क्या हुआ, कि राज्य सरकार मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्य सरकार आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकती। सीजेआई ने कहा, हम राज्य की स्थिति को समझते हैं, सभी पक्षों को नोटिस जारी करें, हम कार्यवाही पर रोक लगाते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आयोग को नोटिस जारी किया और उसकी कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ के याचिकाकर्ता को मामले में आयोग के सचिव को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। गुरुवार को याचिकाकर्ता एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मामले की तत्काल सूची मांगी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल आयोग जांच के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के आरोपी की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मामले का जिक्र करते हुए वकील ने कहा था कि पश्चिम बंगाल ने अंडरटेकिंग दिया था कि समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग के समानांतर काम नहीं करेगी। वकील ने अदालत से शुक्रवार को या शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद मामले को उठाने का आग्रह किया था। पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से एक मौखिक वचन लिया कि आयोग कार्य नहीं करेगा, जबकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 27 अक्टूबर को कोर्ट ने पेगासस के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किए जाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि ओबीसी सीटों पर सामान्य सीट के आधार पर चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आगाह किया कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव कराया जाए। यदि चुनाव के लिए कानून का पालन नहीं किया जाता है तो भविष्य में चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आग से ना खेले। याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया, ये संविधान की धारा 243 सी और डी का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। लगभग आधे घंटे चली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई। महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी मामले में आग से मत खेलें। ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग न होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्पष्ट कर चुका है कि मध्य प्रदेश में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदेश के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर हाई कोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रोटेशन सहित अन्य प्रक्रियाओं के नियमों का पालन न करने का मामला उठाते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 3 जनवरी की अगली तारीख तय कर दी। पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। पहले ग्वालियर खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, वहां से प्रकरण मुख्य खंडपीठ पहुंची। वहां 9 दिसंबर को एक साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।